हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं, जैसे कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कंपनी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे जीएसटी का फीचर्स एनेबल करने जाएंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे जिसके बारे में कल हम नहीं बता पाए, तो वो हम जानेंगे कैसे उसके फीचर्स को एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको क्या करना है, जीएसटी का फीचर्स लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चले जाना है किसमें, कंपनी मेनू में। और कंपनी मेनू में जाने वास्ते फीचर्स, फीचर्स में जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको यहाँ से क्या करना है, यस करके जैसा हम इंटर करेंगे तो आपका जीएसटी का यहाँ पे विंडो आ जाएगा। आपको करना क्या, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ कह रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन टाइप, कि आप अपना बिजनेस जो है रेगुलर में रजिस्टर करा है कि कंपोजिशन में। तो सपोज करिए कि आपका बिजनेस किस में है, रेगुलर में है। रेगुलर और ये कंपोजिशन, ये समझ में आ रहा है सबको ना। रेगुलर क्या है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से अधिक चला गया, और कंपोजिशन क्या है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम। हम यहाँ से ले लिए रेगुलर ही। इसके आगे हमको क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, क्या हुआ, देखो उसमें दो बताया था कि अगर जो केंद्र शासित प्रदेश में आप आते हैं तो दिया था 20 लाख से अधिक होगा, तो आ रहा है समझ में ना। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, आप उससे बाहर हैं, तो आपको क्या करना होगा, 40 लाख से अधिक होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस में कराना होगा, रेगुलर। आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे देखो जो ये नोट्स कह रहे हो ना, ये नोट्स तुम्हारा किसके लिए दिया है, कंपनी का जो क्वार्टरली दिया है उसके लिए दिया है, कि कब हमको क्वार्टरली लेना है, कब मंथली लेना है। यहाँ पे देखो यही कह रहे हो ना, कि यदि कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे, और यदि क्या है 1.5 करोड़ से अधिक है, कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या आपका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से अधिक, कितना है, 1 करोड़ से अधिक है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, मान चले कि 1 करोड़ से आपके बिजनेस का टर्नओवर अधिक है, तो आपको रेगुलर स्कीम में क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और अगर जो 1 करोड़ से कम है तो आपको क्या करना होगा, कंपोजिशन में कराना होगा। तो सपोज दैट ये मान चलिए कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, 1 करोड़ से अधिक डील करता है, यानी कि उसका क्या है, टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, रेगुलर। और उसके नीचे कह रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जब से हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, तभी से हमारा बिजनेस क्या क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर में क्या भरे थे, 1 अप्रैल 2023 सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे कह रहा है जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर कितना दिया इसमें, जीएसटी नंबर दिया है ना, बताओ जीएसटी नंबर। हाँ 09 AP MP भी, उसके बाद 12, हाँ P, हाँ AM A 1 ZD। अब चलिए उसके नीचे आपसे कह रहा है यहाँ पे क्या, कि जीएसटी, अगर जो यहाँ पे यही पढ़िए आप, यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो आपका जीएसटी क्या है, कि जो भी आपका टर्नओवर है अगर जो 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या लेना होगा, क्वार्टरली लेना होगा। क्या लेना होगा, क्वार्टरली। और अगर जो ये 1.5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, तो आपको क्या लेना होगा, मंथली। यानी कि 1.5 करोड़ से कम अगर जो आपका टर्नओवर है तो आप किस में रहेंगे, क्वार्टरली में। और 1.5 करोड़ से अधिक चला गया तो मंथली में। हम ये मान चलिए जो हमारा बिजनेस का टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से क्या है, अधिक है, तो अधिक है तो क्या ले लेंगे, मंथली। और अगर जो कम होता है तो क्या ले लेते हैं यहाँ से, क्वार्टर। क्वार्टरली समझ में आ रहा है ना, कि जो 3 महीने में क्या करना होगा, एक बार जमा करना होगा। हम मान लें कि नहीं हमको पर मंथली जमा करना है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, मंथली। अब उसके नीचे आपको जस्ट यहीं पे एक फीचर्स दे रहा था, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल का। तो इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए कि आप, हाँ कौन सा, ये अभी बता रहे हैं, ये ई वे बिल का है, पहले ये समझो। आ रहा समझो ना, ये ई वे बिल का है, पढ़ो, ये ई वे बिल के लिए कह रहा है। तो ई वे बिल अभी आगे बता रहे हैं, पहले हमको ये जाना, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल रेट बता रहे, ध्यान दीजिए कि सपोज करिए कि आपके बिजनेस में अगर जो सिर्फ मात्र एक ही जीएसटी लग रहा है, आ रहा है समझे ना। अब जीएसटी क्या लगता है कि 6% जीएसटी लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है, और उसका कितना लगता है
28%। जीएसटी का रेट यही होता है ना, या तो आप कितना दीजिए 6%, या तो 12, या तो 18, या तो 28। और ये अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग ये जीएसटी रेट रहता है। तो सपोज करिए कि जो आप बिजनेस किए हैं वो उस बिजनेस में सिर्फ आपका जीएसटी लग रहा है कितना, या तो 18% या तो 12%। आ रहा है समझे ना? तो हम क्या करेंगे कि ये सेट अल्टर जीएसटी वाले फीचर्स को यस करेंगे और उसमें जो भी हमारा जीएसटी रेट दिया होगा उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। आ रहा है समझे ना? तो इसके अंदर अपनी कंपनी के अंदर हम कोई भी जीएसटी लगाएंगे, 12 लगाएं चाहे 6 लगाएं चाहे 28 लगाएं, लेकिन वो सपोर्ट कितना करेगा, 18 करेगा। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा तो होगा नहीं। हमारे बिजनेस में कई सारे प्रोडक्ट होंगे, हम किसी में 6% जीएसटी लेंगे, किसी में 12% लेंगे, किसी में 18 लेंगे, तो किसी में 28 लेंगे। तो अगर जो ऐसा है आपके पास कि नहीं हमको सिर्फ एक ही जीएसटी लेना है, तो आप उसके लिए क्या करिए, इसको यस करिए। जैसे यस करेंगे तो आपसे कहेगा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है, आपको क्या करना है, यहाँ से टैक्सेबल करना है। और आपके बिजनेस में कितना जीएसटी ले रहे हैं आप, 6% है कि 12% है कि 18 की 28 है। तो सपोज करेगा जो 18 यहाँ से कितना ले लेंगे, 18। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर जो आप यहाँ से सेट कर देते हैं तो जो आप कंपनी में जाएंगे कोई भी एंट्री करेंगे, एंट्री करते समय किसी में 12% जीएसटी होगा, 12% लगे तो कितना समझेगा, 18 ही समझेगा, क्योंकि आपने अपने कंपनी लेवल पे सेट किया है। आ रहा है समझे ना? तो इसलिए हमको अपने कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। कब करेंगे कि जब हमारे बिजनेस में क्या है कि मात्र एक ही प्रोडक्ट हम परचेज और सेल कर रहे हैं और जिसका जीएसटी रेट मात्र 12% है, तब कितना रखेंगे, 12% या 18%। लेकिन जब कई सारे प्रोडक्ट हमको परचेज या सेल करना है तो उस समय हमको परचेज यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल को यस करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से नो, क्या कर देंगे, नो। और जस्ट इसके नीचे वही दे रहा है कि आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस को रिसिप्ट यानी कि यस करना है, फिर एनेबल टैक्स लायबिलिटीज को जो रिवर्स चार्ज हो जाएगा, या नीचे बता रहा था ना। बस यही है ना कि यदि कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स या सर्विस परचेज करता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। कि सपोज करिए कि आपका क्या है, जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है, आप किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर से सेल कर रहे हैं, तो उस समय जो रिवर्स चार्ज होगा वो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेबल करना होगा। और यदि आपके बिजनेस में रिवर्स चार्ज लागू होता है तो इस ऑप्शन को क्या करना होगा, यस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं तो फिर आप इसको क्या रखेंगे, नो। यानी कि इसका प्रयोग कब करेंगे, सपोज करिए कि आपका बिजनेस एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही खरीद रहे हैं, दूसरा कोई अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं खरीद रहा है, तब आपको यहाँ पे यस करने की कोई आवश्यकता नहीं। आ रहा है समझ में ना? लेकिन जो आप ऐसे जगह परचेज या सेल कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे आपके कस्टमर है जो रजिस्टर्ड नहीं है, और जिनका दुकान जिनका बिजनेस नहीं वो तो रजिस्टर्ड होंगे नहीं, तो उस कंडीशन आपको क्या करना होगा, एनेबल करना होगा कि डिसेबल करना होगा। तो अगर जो रजिस्टर्ड बिजनेस अनरजिस्टर्ड से कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेबल करना होगा। और अगर ऐसा नहीं है फिर आप उसको क्या रखेंगे, नो कर देंगे। तो अगर जो ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे ना, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड भी होंगे अनरजिस्टर्ड भी होंगे। आ रहा है समझे ना? फिर आगे कह रहा है एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। अगर जीएसटी को आप क्या करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ से यस करिए। और अगर जो नहीं करना चाहते तो इसको क्या रखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली यहीं से चाहते हैं कि हमारा सी जीएसटी और यस जीएसटी अलग अलग भागों में बढ़ जाए, तो आप इसको क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। आ रहा है समझ में ना? और उसके नीचे दे रहा प्रोवाइड यानी कि बॉन्ड डिटेल, कि आप जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे या जो भी आपका बिजनेस है आप उसके बारे में जो भी डिटेल टाइप में उसके जैसा कोई बिजनेस आपको डिटेल टाइप करें तो उसको क्या करिए, यस। या जब पहले ही डिटेल अपना टाइप करते हैं उसको यस करने की कोई आवश्यकता नहीं। और उस क्या कह रहा है यहाँ पे, इनवाइस फीचर्स, ईवे बिल एप्लीकेबल। अब ईवे बिल क्या होता है तो आपको पहले ध्यान सुनिएगा कि जो भी आप क्या करते हैं कि आप अब ऐसे डील करते हैं कि आपका जो भी टर्नओवर है आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परचेज या सेल कर रहे हैं, तो उस समय आपको एक ईवे बिल जनरेट करना होता है। क्या जनरेट करना होता है, ईवे बिल, कि आप जो भी सामान खरीद करके लेके जा रहे हैं आपने क्या किया है, किसी बिजनेस से ही आपने परचेज किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्या किए हैं। आप लोग देखे हुए कई लोग ऐसे गैर कानूनी जो धंधा करते हैं उन लोग का क्या होता है कि चेक होगा, अगर जो ईवे बिल नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे माल को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर जो आप क्या करेंगे, ईवे बिल अपना बनवा लिए हैं तो
ई वे बिल क्या करेंगे, जैसे आप दिखाएं कहीं भी जहाँ टोल टैक्स होता है वहां अधिकांश जांच होता है, आ रहा समझ में ना। तो वहां पे जैसे आप ई वे बिल दिखाएंगे तो वहां से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बाहर आ सकते हैं, आ रहा समझ में। यानी कि इसका प्रयोग कब करेंगे कि जब आप क्या करें, आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, आप चले गए कहाँ पे, बिहार में, जहां भी हो, मान लेते हरियाणा में ही, क्यों, गोरखपुर पास है, हाँ जी, मान लेते हैं कहाँ चले गए, हरियाणा। तो जब हम हरियाणा से परचेज करके लेके आ रहे हैं तो ये सामान जो हम खरीदे हैं ना, तो मान चले कि ये सामान हमारा 40 लाख से अधिक का है। कितने से अधिक है, 40 लाख से अधिक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक हमको ई वे बिल जनरेट कराना होगा। क्या जनरेट कराना होगा, ई वे बिल। अब ये ई वे बिल 3 लोग जनरेट कर सकते हैं। कितने लोग, 3 लोग। अब ये 3 लोग कौन होंगे, तो पहला जिससे हमने परचेज किया, यानी कि हमारा सप्लायर, कौन करेगा, हमारा सप्लायर। और दूसरा करेगा ट्रांसपोर्टर, कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर। और तीसरा करेगा जो खरीद करके लेके आ रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर है वो, आ रहा है समझ में ना। अब ये क्या हुआ, 40 लाख से कम है तो कोई ई वे बिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना इसमें, इसमें कह रहे हो तुम, कहाँ दे रहा 20 लाख, कहाँ दे रहा तुमको 20 लाख, 18 है, कौन सा ये कह रहे हो, ये। तो ये देखो क्या है, स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि हमने बताया केंद्र शासित प्रदेश में होंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, समझ रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर। कि अगर जो आप क्या हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, अगर जो ऐसे स्टेट में आप आते हैं तो यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो गया तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है, आ रहा है समझ में ना। और अगर जो आप इस स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में है, अब अगर जो आपका टर्नओवर 40 लाख है तब आपको क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। समझ रहे हो कि अभी भी कंफ्यूजन है कोई, अब यहाँ पढ़ो, तुम यही पढ़ रहे हो ऊपर ना, ये किसके लिए है देखो, ये रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है ना, कि कब किसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कब किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे, अगर जो उनका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो जाता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, आ रहा समझ में ना। और अगर जो दूसरे कंट्री, दूसरे राज्य में आते हैं और इनका टर्नओवर अगर 40 लाख से अधिक जाता है तब इनको जीएसटी में क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आ रहा समझ में। चलिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ये बिल एप्लीकेबल करना है ना, आ जाते हैं ई वे बिल में। यानी कि हम क्या किए, हम चाहते हैं कि अगर जो ऐसा हमको बार बार ई वे बिल जनरेट करना है तो इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। कब से एप्लीकेबल रखना है, तो वही डेट रहेगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कह रहा है कि इनवाइस आपका क्या चाहिए, इनवाइस वैल्यू या टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, या कह रहा है टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। ये आप लोग टैक्स इनवाइस और ये परचेज, ये इनवाइस पढ़े आप लोग ना, इनवाइसिंग, इनवाइसिंग उसने आप लोग को बताए थे ना, याद आ रहा है इनवाइसिंग, फिर भी हम बता दें इसमें से, हाँ टैक्स इनवाइस और बिल इनवाइस। तो अभी अगर जो आपको क्या करना है कि आप दूसरे स्टेट से जब परचेज करेंगे तो आपको आप क्या देना होगा, बताए थे टैक्स इनवाइस बनाना जरूरी हो जाएगा। तो आप किस प्रकार से टैक्स इनवाइस बनवा रहे हैं, तो सबसे सिंपल रहता है इनवाइस वैल्यू, कि आप अमाउंट के अनुसार ही क्या करेंगे, आपको इनवाइस बनाना होगा। फिर नीचे आए तो लिमिट दे रहा है, कितना लिमिट, 50,000 लिमिट है कि 40,000 है कि कितना है, वो लिमिट यहाँ पे भर देंगे। उसके नीचे कह रहा है इंटरेस्ट आपको अप्लीकेबल रखना है, इंटरेस्ट का कितना होना चाहिए, लिमिट 50,000। आगे कह रहा है प्रिंट ई वे बिल विथ इनवाइस, आप ये चाहते हैं कि जैसे आप क्या करें, अपने अपने ट्रांजैक्शन को प्रिंट करें तो साथ साथ में आपका ई वे बिल प्रिंट हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यस। और उसके नीचे दे रहा है ई इनवाइस अप्लीकेबल, आप चाहते हैं कि जो आपका ई वे बिल है वो आपके इनवाइस पे ही अप्लीकेबल आ जाए, तो आप इसको क्या करिए, यस। लेकिन सबसे बेटर है कि आपका ई वे बिल क्या हो, अलग आए, और आपका जो ट्रांजैक्शन का जो बिल है वो अलग है, इसलिए इसको क्या रखेंगे, हो जाएगा ना। और इसको यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा, क्लियर सबको यहाँ तक।
अब जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो हमसे बता रहा है कि आपको क्या करना है इसमें, मास्टर क्या दे रहा है, मास्टर। अभी इस मास्टर में कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर के होते हैं, कंटेनर होते हैं। अब ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। अब आ कह रहा है इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, आगे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला बता रहा है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा बता रहा है इन्वेंट्री मास्टर, अगला बता रहा है पेरोल मास्टर, और इसके बाद से बता रहा है स्टेटरी मास्टर ना। अब देखिए इन सब ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली, और मास्टर के अंदर जब आप क्रिएट पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले क्या दे रहा है अकाउंटिंग मास्टर, उसके नीचे इन्वेंट्री मास्टर, उसके नीचे आपको स्टेटरी मास्टर दे रहा है, लेकिन एक मास्टर नहीं दे रहा, कौन सा, पेरोल का। तो पेरोल का जब फीचर्स एनेबल करेंगे तब आपको दिखाई देगा यहाँ पे, पेरोल का फीचर्स एनेबल कहाँ से करेंगे, तो चले जाएंगे कहाँ पर, कंपनी में, और आ जाएंगे फिर किसमें, फीचर्स में। अब आप जब मोर फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो इसी में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेरोल का, दे रहा है यहाँ पर ना। अब जैसा हम इस वाले फीचर्स को एनेबल करेंगे तब ये भी मास्टर हमारा वहां पे जुड़ जाएगा, किस नाम से, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे क्रिएट में जाएंगे तब आपको दिखाई देना कितने मास्टर, 4। तो फिलहाल अभी हमको पेरोल मास्टर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसके फीचर्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, जो एनेबल किए हैं समझाने के लिए किए हैं ना, फिर इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आपको कितना मास्टर दिखाई दे रहा है, 3। अब देखिए किस मास्टर में आपको क्या करना है, तो बता रहे अकाउंटिंग मास्टर, इसके अंतर्गत अकाउंट्स, उसके बाद क्या बता रहा है, ग्रुप, लेजर, वाउचर, टाइप्स, ईटीसी को रखा गया है। अब आ कर पहले ग्रुप, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट ग्रुप कहलाता है। अब सबसे पहले जब आप आएंगे टैली में ना, आप आ गए गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें जाएंगे, क्रिएट में, तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, अकाउंटिंग मास्टर, और अकाउंटिंग मास्टर आपको क्या दिखेगा, ग्रुप। तो इस ग्रुप का प्रयोग कब करेंगे, तो सपोज करिए कि आपका बिजनेस क्या है, पडरौना में, कहाँ पे है, पडरौना में, और रामकोला से आपके यहाँ कई सारे कस्टमर आ रहे हैं, आ रहा है समझ में ना। तो आपने क्या किया, सपोज करिए कि आपके यहाँ आ रहे हैं मुकेश नाम से, किस नाम से, मुकेश नाम से, मनीष नाम से, उसके बाद से रमेश नाम से, सुरेश नाम से, ऐसे कई सारे कस्टमर आपके बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन ये सारे कहाँ के हैं, रामकोला के। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, इन सबको हम, ये एक नेचर के हैं, एक समान के हैं, या एक जगह के हैं, तो हम इनको क्या करें, एक जगह में रखें, अच्छा ग्रुपिंग कर दें, ग्रुप कर दें, ताकि जैसा हम एक ग्रुप से रामकोला का लेंगे तो रामकोला में जितने कस्टमर होंगे हमारे वो सारे यहाँ पे सामने आ जाए। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ग्रुप का, किसका प्रयोग करेंगे, ग्रुप का। और उसके नीचे दे रहा है लेजर, कि जैसे हमने बताया कि मुकेश है, उसका से मनीष है, रमेश है, सुरेश है, इन सबका अगर जो नाम बनाना है हमको, वो किस में जाना होगा, लेजर, किसमें जाना होगा, लेजर। चलिए अब इसका क्या कह रहा है, जैसे आप कह रहा है कि लेजर का, कहां तक यहाँ पर थे ना, नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे दे रहा क्या, जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सनी डेप्टर्स ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उसको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। अब सपोज करिए कि आपके सभी कस्टमर आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो आपने क्या किया, रमेश से, सुरेश से, मुकेश से, ऐसे कई लोगों से आपने सेल किया। तो सारे कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है, सनी डेप्टर्स, हम लोग पढ़े आगे ना, डेप्टर्स और उसके बाद से क्रेडिटर्स पढ़े हम लोग ना, कि सप्लायर को कहते हैं क्रेडिटर्स और कस्टमर को क्या कहते हैं, डेप्टर्स। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कस्टमर होंगे इन सबको जैसे हम डेप्टर्स ग्रुप में रखेंगे, तो हमको क्या करना हो, चाहे इनका डिटेल चेक करना हो, चाहे इनको देखना हो, चाहे रिपोर्ट तैयार करना हो, इसमें क्या होगा, हमारा सुविधा होगा, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार
कर सकते हैं। उदाहरण एक नीचे आपको दिया है, जो आप कह रहा है क्या कि प्राइमरी ग्रुप, और यहाँ कह रहा है सब ग्रुप। क्या कह रहा है? प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप। आपके सिस्टम में बना हुआ 28 ऐसे ग्रुप होते हैं जो बाय डिफॉल्ट दिए गए होते हैं। कितने? 28। कहां से देखेंगे? आप जाइए टैली में, कहा जाइए? अल्टर में आना है। किस में आना है? अल्टर में। और जब ग्रुप में जाएंगे तो देखिए आपको कितने लेजर देखने को मिलेंगे? 28। कितने मिलेंगे? 28, जिसमें आपका कैपिटल मिलेगा। उसके बाद से हम लोग सन्नी क्रिएटर्स और सन्नी डेप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, ये मिले, इनके सारे ग्रुप इसमें मिल जाए। कितने? 28 मिल जाएंगे। अब जैसे आप आ जाएंगे पुनः अपने नोट्स पे, देखिए बता रहा है कैपिटल है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट्स है, यानी कि सभी आपके क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सब ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे पहला दे रहा है रिवर्स एंड किसका? सरप्लस ऑफ, और उसके नीचे दे रहा है बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, उसका क्या दे रहा है? लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सन्नी डेप्टर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये सभी आपके क्या है? सब ग्रुप। और जैसे उसके नीचे आएंगे तो बता रहा है क्या दे रहा है यहाँ पे? एक्सप्लेनेशन ऑफ 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 13 सब ग्रुप। पहला कह रहा है क्या? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट कि जो बिजनेस से पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। हाँ, वही क्या होगा? कैपिटल। अब कह रहा है इज इट होल्ड कैपिटल एंड, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिवर्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिसीवर कह रहा है ना, रिसीवर ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटर आर ऑनर, कैपिटल अकाउंट, और उसका क्या कर रहा है? पार्टनर हो, ये सभी किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कितने लोग आएंगे? तो बता रहा है कि क्या हो, एग्जाम्पल तौर पर अगर आपका प्रोप्राइटर है तो भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। अगर जो आपका ऑनर है फिर किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। अगर जो कोई पार्टनर है तो भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट। हाँ, जैसे शेयर नहीं करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में कुछ पैसा लगाइए और हम आपको क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा कर देंगे। और उसके नीचे क्या है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में क्या आएगा? कैश इन हैंड में क्या आएगा? और उसके बाद से डिपॉजिट में क्या आएगा? ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। दिख रहा सबको ना? यानी किसके अंडर में हम क्या क्या रखेंगे, ये सारा बता रहा है। अब जैसे यहाँ सन्नी डेप्टर्स बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सन्नी डेप्टर्स में कि जिससे हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स सेल करते हैं और पैसा रिसीव करते हैं, वो सब किस में जाएंगे? हमारे सन्नी डेप्टर्स। करंट लायबिलिटीज कि जिससे हम क्या करें? लोन लें। क्या करें? लोन लें, या अपने सप्लायर से हम कोई माल खरीदें और उसको भी हमको क्या करना है? पेमेंट करना है। वो हमारा किस में जाएगा? लायबिलिटीज। ये सारा दिया है। अब हमको क्या करना है? पहले आ जाना है हमको, उसके बाद से जाना है लेजर। क्या जानना है? लेजर। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। जैसे हम लोग आगे हम एंट्री करते जाएंगे ना। नहीं, लेजर नहीं, जैसे ये एक एक जो भी दिया है ना, जैसे सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? कैपिटल अकाउंट से। उसका कहाँ से हो रहा है? करंट एसेट्स से, बैंक अकाउंट से, कैश इन हैंड से, डिपॉजिट से। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको नीचे एक मिलेगा बैलेंस शीट। क्या मिलेगा? बैलेंस शीट। कितने नंबर पेज पे है? यही है ना? लैब प्रैक्टिस के लिए दिया है, पेज नंबर 30 पे। दिख रहा है सबको ना? तो हम लोग को ये क्या करना है? अपने सिस्टम में इसका एंट्री करना है। अच्छा, क्या करना है? एंट्री। तो ये एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ पे ये सारा दिया है कैसे कैसे आपको बनाना होगा। देखिए यहाँ पे पहले बता रहे कि आपको क्या करना होगा। प्रोप्राइटर क्या हो जाता है आपका? कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बता रहा है प्रोप्राइटर आपका किस में आएगा? कैपिटल में। फिर जैसे नीचे आएंगे तो बता रहा है कि आपका क्या है? कंप्यूटर केयर सिस्टम है, वो किस में जाएगा? सन्नी क्रिएटर्स में। हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज किस में जाएगा? सन्नी क्रिएटर्स में। जो जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे दिख जाएगा। लेजर क्रिएशन दे रहा है ना, लेजर क्रिएशन में बता रहा है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। और लेजर क्रिएट करते समय हमें क्या करना होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे हम क्या करेंगे, परचेज या सेल करेंगे, जो भी काम करेंगे उसी के अनुसार हमको क्या करना होगा? चाहे हम ग्रुप सेलेक्ट करें, चाहे हम क्या करें, उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करें। आ रहा समझ में? अब सपोज करिए कि हमने नाम लेजर में क्या भरा? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसके अंडर हम क्या भरे हैं?
कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। अब जैसे हम इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे हम आकर के एक नाम भर लिए, कौन सा? लेजर ने बना लिया कंप्यूटर केयर, लेकिन इसका ग्रुप क्या होगा? सनी क्रिएटर्स। जो जैसे हम जाएंगे तो इस ग्रुप में दिया होगा, ग्रुप में दिया सनी क्रिएटर्स, दिया यहाँ पर ना, दिखा है सबको ना? अब ये सारा उसी ग्रुप के बारे में दिया, जो एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, कि जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ये ना सर वो पढ़ना बाकी है ना, जो कौन सा अभी जो बता रहे हैं, पहले अभी हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। कि अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो उस ग्रुप क्रिएट करने में कौन सा अंडर ग्रुप हमको किस में रखना है, ये सारा हम लोग जानेंगे। कैसे? कि जैसे जैसे एक एक लेजर बनाते जाएंगे, तो किसके अंडर हमको कौन सा ग्रुप रखना है, ये हम लोग जानेंगे कब, कि जैसे हम लोग लेजर बनाएंगे तब। लेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है ग्रुप। आ रहा समझ में ना? अब सपोज करिए हम आ गए अपने टैली पर ही, और हमको यहाँ क्या करना है, क्रिएट करना है लेजर। क्या क्रिएट करना है? लेजर। सपोज करिए हम अपने कस्टमर का नाम टाइप कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पवन है। क्या है? पवन हमारा क्या है? कस्टमर। तो इस कस्टमर किस अंडर ग्रुप के अंदर आएगा? कैपिटल अंडर थोड़ी आएगा, ये हमारा क्या है, कस्टमर है ना। तो कस्टमर किसके अंदर जाता है? डेप्टर्स। किसके अंदर जाता है? डेप्टर्स। तो आपको यहीं पे दिख जाएगा सन्नी डेप्टर्स, जो कि हम यहाँ पर बोले भी हैं कि अगर जो आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर है, कस्टमर